हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज वीडियो में चर्चा करूंगी ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का स्कंदन। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि रक्त किस पदार्थ का बना हुआ होता है, क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या पदार्थ इसके अंदर आते हैं, कणिकाएं विभिन्न प्रकार की, चाहे वो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, बिंबाणु है या प्लाज्मा है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों तत्व किस पदार्थ के साथ मिलकर के रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन करते हैं। शरीर में रक्त के अलग अलग कार्य हैं। पहला, पोषक पदार्थों का परिवहन। रक्त जो है वो आहार नाल में पचे हुए अवशोषित किए गए पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हम जो भी भोजन करते हैं वो मुंह के द्वारा हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय के पश्चात यह भोजन छोटी आंत में जाता है, जहां पे इन पोषक पदार्थों का अवशोषण रक्त के द्वारा कर लिया जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त जो श्वसन अंग हैं, फेफड़े आदि से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये विभिन्न धमनियों, धमनिकाओं और केशिकाओं के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। जब कोई भी कोशिका या ऊतक या अंग ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी होता है। तो कोशिकीय श्वसन क्रिया में उत्पन्न जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त द्वारा श्वसन अंगों में पहुंचा दी जाती है, जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन को फेफड़ों से ग्रहण किया जाता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों से ग्रहण करके ये पुनः फेफड़ों तक पहुंचा देता है और हम नाक के माध्यम से जो है इसे वापस बाहर निकाल देते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में भी सहायक होता है। रक्त शरीर में उत्पन्न अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों जैसे कि वृक्क आदि तक पहुंचाता है, जहां से इन्हें शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। वो चाहे मूत्र के द्वारा है, पसीने के द्वारा है, ये बाहर निकाल दिया जाता है। अन्य पदार्थों का परिवहन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स हैं या एंजाइम है या एंटीबॉडीज हैं, ये भी रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रोगों से सुरक्षा। शरीर के किसी भी भाग पर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं व रोगाणुओं आदि का आक्रमण होते ही रुधिर के श्वेत रुधिराणु इनका भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देते हैं और रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन बनाकर विषैले और बाहरी असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है वो रुधिर या रक्त जो है वो शरीर के कई प्रमुख कार्य संपादित करता है। इसी के साथ साथ शरीर का ताप नियंत्रण करने का कार्य। प्रत्येक जीवित मानव शरीर का एक शारीरिक टेम्परेचर या शारीरिक ताप होता है। आप कभी भी थर्मामीटर जो है उसका प्रयोग करेंगे तो शरीर का एक निश्चित तापमान जो है वो हमारा शरीर प्रतिदिन बताता है। इस तापमान को नियंत्रित करने का कार्य भी रुधिर करता है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों में तापमान को नियंत्रित करके एक सा बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब शरीर के अधिक सक्रिय भागों में बहुत तीव्र उपापचय के फलस्वरूप ताप बढ़ने लगता है, तब रक्त त्वचा की रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में प्रवाहित होकर शरीर की सतह पर अपना और शरीर का शीतलन करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं काफी
समय के लिए या आप कोई विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद में शरीर के उस हिस्से का, जहाँ की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस हिस्से का तापमान जो है एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में आपके शरीर में कूलिंग डाउन प्रोसेस भी चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे रक्त का संचार जो है वो तेजी से बढ़ता है और वो उस शरीर की सतह पर जो है वो शीतलन का कार्य करता है। साथ ही साथ शरीर की सफाई का कार्य भी है। रक्त की श्वेत रुधिराणु मृत एवं टूटी फूटी कोशिकाओं के कचरे और अन्य निरर्थक वस्तुओं का भक्षण करके इसे नष्ट करता जाता है। इस प्रकार रक्त शरीर की सफाई का कार्य भी करता है। रुधिर का जमना या थक्का जमना, चोट लगने से रुधिर वाहिनियों के फटने पर रुधिर बहकर बाहर जाने से रोकने के लिए रक्त थक्का जमाने का कार्य करता है। इस क्रिया में रक्त की थ्रोम्बोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं वो सहायक होती हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। घाव का भरना, रक्त आवश्यक पदार्थ पहुंचाकर शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत और आहत भागों में घावों को भरने में सहायता प्रदान करता है। हम देखते हैं कि कभी मान लीजिए कोई दुर्घटना हुई, कहीं चोट लग गई और उसके फलस्वरूप अगर शरीर में कोई घाव बन गया है तो थोड़े समय के पश्चात जो है वो घाव पुनः भर भी जाता है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों या कोई बीमारी इत्यादि होने पर इस घाव के भरने में समय अलग अलग लग सकता है। जैसे मधुमेह या डायबिटीज जिन लोगों को रोग होता है उनके शरीर में घावों को भरने में समय अधिक लगता है। फिर शरीर के अंतर वातावरण का समस्थैतिकता नियंत्रण करना, रक्त शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करके शरीर के अंतर वातावरण को उचित बनाए रखने में भी सहायता करता है। सिर्फ बाहर के तापमान को ही नहीं परंतु शरीर के अंदर के जो वातावरण है उसको भी एक समान बनाए रखने में रक्त की एक प्रमुख भूमिका होती है। आनुवंशिक भूमिका, रक्त एंटीजन के कारण आनुवंशिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम आगे चर्चा करेंगे RH फैक्टर इत्यादि के बारे में कि कैसे आनुवंशिक रूप से भी जो है वो रक्त कई चीजें अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे बच्चों में ट्रांसफर करता है। आइए अब हम चर्चा करें रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनना या रक्त का जमना, जिसे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि ये तो मुक्त प्रकार की रुधिर कर्णिकाएं घूम रही हैं। यहाँ पे ये ब्लड सेल्स जो हैं वो अलग अलग हैं और जैसे ही ये कट लगा यहाँ से, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नीचे तो एक समान परत है। जैसे ही यहाँ कट लगता है उसके बाद में ये सारी रक्त कणिकाएं जो हैं वो तुरंत इकट्ठा होना शुरू कर देती हैं और एक बंडल तरीके की संरचना का निर्माण हो जाता है, जो कि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि ये तो मुक्त प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं और यहाँ पे वो एकत्रित होकर के जो है उन्होंने एक थक्का या स्कंदन बना दिया है। शरीर के किसी स्थान पर कट जाने, चोट लग जाने पर रक्त शरीर से निकलने लगता है। रक्त जैसे महत्वपूर्ण जीवन द्रव का शरीर से बाहर निकल कर शरीर के लिए जो है वो अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकता है और इसका परिणाम भी भीषण हो सकता है। अत्यधिक स्राव कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अतः रक्त प्रकृति ने एक ऐसी तात्कालिक स्वतः प्रवृत्ति प्रदान की है जिससे रक्त की क्षति अपने आप ही रुक जाती है। यह क्रिया रक्त के वायु के संपर्क में आने पर जम जाने के कारण संभव हो पाती है। रक्त का स्कंदन या रक्त का जमना एक प्राकृतिक क्रिया है। इस क्रिया में रक्त जमकर रक्त नलिका के द्वार को बंद कर देता है जिससे रक्तस्राव स्वतः बंद हो जाता है। इस प्रकार रक्त का जमना जीवन रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है।
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चों कि कैसे ये नलिका जब यहाँ से कट गई है दो जगह से, तो उसके बाद में यहाँ रक्त का थक्का बन करके उस रक्त स्राव को, जो अंदर का रक्त स्राव है, उसे बाहर निकलने से रोकता है और रक्त की मात्रा बहुत ज्यादा बाहर शरीर से न निकल जाए, जीवन को जो है वो जीवन के लिए घातक साबित ना हो। अतः ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा आवश्यक है। रक्त जमने की क्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की श्रृंखला है। प्लाज्मा में थ्रोम्बिन नामक एक एंजाइम होता है जो उपस्थित फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को द्रव से ठोस रूप में बदल देता है। यह आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार प्रश्न पत्र में ये चीज पूछी जाती है कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया समझाइए, या कौन सा पदार्थ किस प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में क्या स्वरूप जो है अपना बदल लेता है, और कैसे रक्त जो तरल है वो एक ठोस रूप में बदल जाता है। यह क्रिया ऊतकों की रक्त कोशिकाओं तथा वाहिकाओं के कटने फटने के फलस्वरूप निकले रक्त के साथ होती है। कटे या क्षतिग्रस्त भाग से प्लेटलेट्स तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकल करके आता है। बहते हुए रक्त के प्लेटलेट्स नया रक्त के कुछ रक्त तत्व जो हैं या ब्लड फैक्टर्स जो हैं वो क्षतिग्रस्त ऊतकों से मिलकर नवीन पदार्थ थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, और थ्रोम्बिन जो है वो प्लाज्मा में घुले फाइब्रिनोजन को अविलेय फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। इसको हम एक सूत्र के फॉर्म में नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे कि फाइब्रिन तंतु एक जाल बनाते हैं जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं और इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है उसे रक्त का स्कंदन या रक्त का जमना या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं। ये थक्का कुछ समय बाद सिकुड़ता है जिससे पीले रंग का फाइब्रिन जाल से बाहर निकल जाता है और ये सीरम कहलाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब चोट लगती है तो खून निकलता है, खून निकलना थोड़ी देर में बंद हो जाता है, लेकिन उसके पास में एक पीला पीला सा या सफेद जो है पदार्थ, थोड़ा सा जो द्रव मात्रा में ज्यादा होता है, वो निकल करके बाहर की तरफ आ जाता है। तो वो क्या कहलाता है? ये सीरम। जब रक्त का थक्का थोड़ा सा सिकुड़ता है तो ये सीरम जो है वो ऊज आउट करता है या बाहर की तरफ निकल आता है। तंतुजाल की कोशिकाएं जब सीरम से अलग होती हैं तो एक ठोस थक्का बनाती हैं और ये थक्का घाव को बंद करके रक्त को बहने से रोकता है। जब रक्त वाहिनियों में बहता है तब वो नहीं जमता, क्योंकि रक्त जमने में सक्रिय घटक थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय किए रहता है तथा शरीर में हिपेरिन नामक थक्का अवरोधी तत्व पाया जाता है, इसलिए शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता। हाँ, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, या ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि वही रक्त है जो कि चोट लगने पे रक्त का थक्का बना रहा है, तो वही रक्त शरीर के अंदर भी बह रहा है, तो वहां ये रक्त क्यों नहीं जमता है? तो इसका जवाब ये है कि शरीर में एक हेपेरिन नामक तत्व जो है वो पाया जाता है जो कि रक्त को जमने से बचाता है। लेकिन जब भी घाव होता है और रक्त जो है वो डायरेक्ट एयर के संपर्क में आता है, तो ऐसे में जो है ये हेपेरिन नामक तत्व जो है ये निष्क्रिय हो जाता है, और ऐसे में जो है वो सक्रिय तत्व जो कि थ्रोम्बिन को जो है और प्रोथ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देते हैं, और ऐसे में वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त जमने में सहायक तत्व: पहला, कोशिका क्षति जिसमें थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रकट होता है। जैसे ही कोशिकाएं टूटती हैं, कहीं कटता है, कहीं
मतलब कोई घाव बन रहा है, कहीं छिल गया है, तो ऐसे में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है वो तुरंत पैदा हो जाता है। दूसरा, कैल्शियम लवण जो कि सामान्य रूप से रक्त में उपस्थित रहते हैं, ये भी मदद करते हैं रक्त का थक्का बनाने में। फिर तीसरा है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज की सहायता से, जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, इसकी सहायता से थ्रोम्बिन का निर्माण होता है और ये थ्रोम्बिन की उपस्थिति में जो है वो फाइब्रिन बनता है, जो कि फाइब्रिनोजन नामक तत्व से बनता है। आइए अब हम इसको एक सूत्र के तरीके से देख लें कि कैसे रक्त का थक्का बनता है, या स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनने की अवस्थाएं। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष जो है किसी न किसी तरीके से ये चीज पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला, क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स या ऊतक कोशिकाओं से थ्रोम्बोकाइनेज नामक तत्व का स्राव होना। जैसे ही बिंबाणु टूटते हैं या जैसे ही शरीर को क्षति पहुंचती है, घाव होता है, तो उनकी कोशिकाओं से, ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, उससे थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो रक्त में उपस्थित जो प्रोथ्रोम्बिन है और कैल्शियम तत्व जो कि रक्त में ऑलरेडी पाया जाता है, उसके साथ में मिलकर के थ्रोम्बिन नामक तत्व का निर्माण करता है। अब ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन जो कि रक्त में ही पाया जाता है, उसके साथ मिलकर के फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिन और कुछ नहीं है, एक प्रकार का जाल नुमा संरचना होती है, और ये फाइब्रिन जो है वो रक्त की कणिकाओं के साथ में जब मिलता है तो ये रक्त की कणिकाएं इस जाल के अंदर फंस जाती हैं और क्या बनाती हैं, रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट। तो इस प्रकार से बच्चों रक्त का थक्का बनता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यकृत में होता है और इसके लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो लिवर में इसका निर्माण होता है और विटामिन के इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी है तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा, और अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बना तो थ्रोम्बिन नामक आवश्यक तत्व भी नहीं बन पाएगा। ये भी याद रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम देखें कि रक्त जमने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। रक्त जमने की क्रिया को बढ़ाने वाले, साथ ही साथ इस क्रिया को कम करने वाले तत्व। तो जैसे ही ताप उच्च होता है, रक्त जमने की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है, और निम्न ताप जो है वो रक्त के जमने की क्रिया को कम करता है। इसी तरीके से खुरदरी सतह अगर है तो रक्त जमने की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा, एड्रेनलिन के इंजेक्शन के द्वारा भी जो है वो रक्त जमने की क्रिया बढ़ जाती है। विटामिन के की अधिकता अगर है शरीर में तो भी रक्त का थक्का जो है वो बहुत शीघ्रता से बन जाता है। फिर थ्रोम्बिन अगर मिलाया जाए रक्त में तो रक्त जो है वो तुरंत जमने लगेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन को मिलाने से भी रक्त ज्यादा बनता है, या कैल्शियम क्लोराइड अगर मिलाया जाए रक्त में तो रक्त जो है वो शीघ्रता से जमता है। तो ये कुछ फैक्टर्स या कुछ तत्व हैं जो कि रक्त जमने की क्रिया को बढ़ावा देते हैं। इसी तरीके से निम्न ताप के बाद में फाइब्रिनोजन का अगर अवशोषण कर लिया जाए, या कैल्शियम को रक्त में से हटा दिया जाए, या हेपेरिन के इंजेक्शन लगाए जाएं, कुछ एजोडस आदि दिए जाएं, तो ऐसे में रक्त जमने की क्रिया जो है वो धीमी हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ने आज चर्चा की किस प्रकार से रक्त हमारे शरीर में विभिन्न आवश्यक कार्य संपादित करता है और कैसे रक्त का थक्का जमता है। थैंक यू बच्चों।